जो बीजेपी ने तो वो काम किया जिसने बीजेपी को यहाँ पौधा लगा के सींचा था। ठीक है विशाल, आप लगातार बने रहिएगा जुलाना की इस यात्रा, इस सभा पर सभी की नजर रहेगी, आप बने रहिएगा। अब मैं सीधा अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख कर लेती हूँ। राजीव, अब क्योंकि प्रचार अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक तरफ लूट टूट और फूट को लेकर बीजेपी हमलावर है और दूसरी ही तरफ यहाँ राहुल गांधी अंतर कलह चाहे पार्टी में जो भी रहे उसका भी जिक्र करते नजर आते हैं। संविधान का मुद्दा, किसान, जवान, पहलवानी, तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेर रहे हैं। अब यहां मुद्दों की रेस में या सियासी समीकरण को देखते हुए, बगावती सुरों को देखते हुए आखिरी दौर में क्या माहौल लग रहा है हरियाणा का? देखिए पूजा, वो सब असल में इलेक्शन जो है वो सिर्फ धर्म और जाति पर ही रुकता है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, ये सब घोषणा पत्र और ये सब और वायदे और नारे, ये सब चीज़ें एक तरफ है। कुल मिला के देखिए, अभी जब विशाल पूछ रहे थे, आप कांग्रेस की किसी भी रैली में जाइए, अगर कांग्रेस की बहुत तरफदारी करने वाला कोई व्यक्ति है और उससे आप पलट के ये सवाल पूछ दीजिए कि वो 36 बिरादरी की जब बात कहता है, आप कह दीजिए 35 से 1 तो नहीं होगा, तो वो तुरंत से गुस्सा होके आपको मोदी या बीजेपी का कहने लगता है, क्योंकि बीजेपी ने ऐसा नैरेटिव सेट किया है और पिछले 2 चुनाव बीजेपी ने इसी तरह की जातीय समीकरण के हिसाब से जीते हैं। अगर आप देखें, एक समय ऐसा था पूजा कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तकरीबन हथियार डाल दिए थे हरियाणा में कि यहाँ पर पार्टी का उत्थान होने की उम्मीद कम है, क्योंकि वहाँ के समीकरण ऐसे थे कि भारतीय जनता पार्टी के इक्का दुक्का विधायक जीता करते थे। अगर आप 90 के दशक के राजनीतिज्ञों की बात कीजिए या पत्रकारों की, तो कोई कम से कम 15 साल पहले तक ये नहीं कह सकता था कि बीजेपी अकेले दम पर हरियाणा में कभी सरकार बना सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जो जादू था, इसके अलावा जो उन्होंने सेना को लेकर, खेलों को लेकर जो बातें कही थी, किसानों को लेकर जो बातें कही थी, 2014 के चुनाव में उसका बहुत फ़ायदा तुरंत वो प्रधानमंत्री बने थे। तो एक तो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता की लहर थी और दूसरे जो जाट वोटों में डिवीजन था वो इतना भयंकर हुआ था। आपको याद होगा 2014 के असेंबली इलेक्शन में 19 सीटें आईएनएलडी को मिली थी और 15 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी। एक लंबे समय तक हरियाणा की राजनीति में जाट वोटों का अधिकाधिक शेयर जो है वो आईएनएलडी, ओम प्रकाश चौटाला और देवीलाल के साथ था। लेकिन बाद के वर्षों में बहुत हद तक उसको अपनी तरफ लाने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कामयाब हुए। तो 2014 का प्रयोग प्रधानमंत्री मोदी की लहर और एंटी जाट वोटों का जो एक तरह से कहिए समीकरण सेट करके भारतीय जनता पार्टी ने, और दूसरी बात ये थी कि हुड्डा के खिलाफ जो जगह जगह जो मजबूत कांग्रेस के लोग थे वो भी, जैसे अहिरवाल से राव इंद्रजीत सिंह, वो कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस छोड़ करके वो बीजेपी में आए, तो उसकी बहुत मजबूती मिली और बीजेपी को 47 सीटें मिली। पिछली बार 19 में भी इसी तरह का बात हुई, जब जेजेपी को 10 सीटें मिली, आईएनएलडी को 1 ही मिली, बावजूद इसके जाट वोटों में बंटवारा हुआ और बीजेपी को 40 सीटें मिली। इस बार बीजेपी के लिए दिक्कत की बात यह है कि जाट वोटों का बंटवारा बहुत कम है और तीसरी शक्ति बहुत कम दिखाई दे रही है। आप पिछले 14 में भी 19 सीटें आईएनएलडी को थी और 15 सीटें कांग्रेस पार्टी को थी। अगर 19 में आप देखें तो 31 सीटें कांग्रेस पार्टी को थी और 10 सीटें जेजेपी को थी, 41 सीटें। लेकिन अब इस बार वो गणित नहीं दिखाई दे रहा है। जाट वोट कंसंट्रेटेड है कांग्रेस पार्टी की तरफ, ज़्यादा से ज़्यादा, मैं नहीं कहता 100%, लेकिन मेजॉरिटी 75% से ज़्यादा जाट वोटर, जो कि 25% है आबादी में, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ है। और 33% जो ओबीसी है उसमें बीजेपी का होल्ड कांग्रेस से कहीं ज़्यादा दिखाई देता है ज़मीन पर। और अब आती है बात, 90% वोट 3 लोगों में बटा हुआ है, जाट, ओबीसी और एससी। और एससी में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में 70%, 68% वैसे कहते हैं, 70% के आसपास एससी वोटर कांग्रेस के खाते में लोकसभा चुनाव में गया। अगर यही वोटर सबसे ज्यादा डिसाइडिंग है, अगर वही ट्रेंड जो लोकसभा के दौरान रहा, अगर वही रहा, तो कांग्रेस पार्टी बहुत अपर हैंड है उसका। और अगर उसमें चेंज आया तो फिर कांग्रेस पार्टी उसी तरह की दिक्कत में फंस सकती है जैसे 19 में फंसी थी। बिल्कुल, और इसीलिए विजय शर्मा, इसी वोट बैंक की खातिर कुमारी शैलजा का आप मुद्दा उठाते रहे।